डियर स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इस पाठ को हमने कल शुरू किया था और इस पाठ के अंतर्गत हमने अंतर्देशीय उत्पादन और वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसके क्या क्या इसके घटक हैं, किस किस क्षेत्र में वैश्वीकरण होता है और एमएनसी कंपनीज़ के विषय में जाना। एक एमएनसी कंपनी का हमने उदाहरण भी लिया था जो अमेरिका की कंपनी थी और जो विभिन्न देशों में जिसके कार्यालय थे और वो अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार का कार्य करा रही थी। जैसे कि चीन से वो कलपुर्जे सामान वगैरह मंगाते थे और भारत से वहाँ पर उसके कॉल सेंटर आदि कार्य करते थे। तो इस प्रकार से हमने उस उदाहरण के माध्यम से समझा कि एक एमएनसी कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है। तो आज का जो हेडिंग है, आज का हेडिंग है पहला, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसी इन्हें कह सकते हैं उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। इसके हेडिंग को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था जब हमने उत्पादन के घटक पढ़ाए थे भूगोल के उसमें पाठ। ठीक है जी, हमने जाना था कि किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए कुछ कॉमन चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे श्रम है, भूमि है, कुशल श्रमिक हैं, पूंजी है। तो ये सारे जो क्या हैं ये उत्पादन के संगठन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी ही जगह पर अपने कार्यालय आदि स्थापित करती हैं जहां पर उनको किसी न किसी तरह का लाभ हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन का कार्य करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी या अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए आदि। यानी का मतलब जो कंपनी स्थानीय कंपनी है वो छोटे स्तर की कंपनी है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी लाभ मिलेगा और स्थानीय कंपनी को भी लाभ मिलेगा। दूसरा, स्थानीय कंपनी को लाभ ये हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी को भी वो उनको प्रोवाइड करा सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। सबसे ज़्यादा क्या करती हैं वो, स्थानीय कंपनी जो होती हैं उनको खरीद लेती हैं और अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। ठीक है, अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो उनके प्रोडक्ट की मुकाबले ना तो क्वालिटी दे पाती हैं, ना वो उतना चीप दे पाती हैं, उतना सस्ता दे पाती हैं जितना एमएनसी कंपनीज दे सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी करगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन केंद्र तैयार किया था जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी है जो एमएनसी कंपनी में अग्रणी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन को नियंत्रित करती हैं, वह है कि विकसित देशों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल का सामान आदि ऐसे कई सारे उत्पाद हैं जिनको एमएनसी कंपनीज जो है छोटी उत्पादकों को छोटे देशों को ऑर्डर देकर बनवा लेती हैं और उन पर वो अपना टैग लगाकर, अपना ब्रांड लगाकर फिर उसको बेचती हैं। जैसे कि मेरठ की बात करें, मेरठ में बहुत सारे बल्ले बनते हैं और उनको फिर बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं और उन पर अपना टैग अपना लगाकर उसको बेचती हैं, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति एवं श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके
अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना प्रसार प्रसार कर रही। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य आधार रहा है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि प्राचीन समय में भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था और भारत से विभिन्न प्रकार के मसालों को बाहर भेजा जाता था। पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सिल्क रूट के विषय में आपने पढ़ा है। ठीक है जी, जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो भी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया इसके विषय में आप लोग सभी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में ज़्यादा डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही नहीं अपने उत्पाद बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजार में भी वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं को से आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने भारत में चीन के खिलौने दे रखा है। चीन के खिलौने किस प्रकार से भारत में आ रहे हैं और जो ग्राहक है उसको किस प्रकार से नए नए विकल्प उसको मिल रहे हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु के मूल्य समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में सहायक होता। ठीक है, तो विदेशी व्यापार किस प्रकार से वैश्वीकरण में सहायक है या विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक है, इसके विषय में हमने इस हेडिंग के अंतर्गत बात। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण क्या है? नेक्स्ट हेडिंग, विगत 2-3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी कारें, विश्व भर के कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे देशों में अपने तंत्र लगाती हैं, अपने उद्योग तंत्र कारखाने लगाती हैं या अपनी कंपनियां लगाती हैं, वो न केवल उन देशों में उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं, बल्कि अन्य देशों के लिए भी जो भी उनके निकटतम बाजार हैं, निकटतम निवेश की जगह हैं, उन जगह भी वो उन चीज़ों का निर्यात करते हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों का एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। यदि आपसे वैश्वीकरण की परिभाषा पूछी जाए तो यह एक सामान्य परिभाषा इसके लिए हो जाएगी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। और इसमें वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों में की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। ठीक, वैश्वीकरण के फायदे की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो वैश्वीकरण का फायदा सबसे बड़ा तो यही है कि इसमें ग्राहक को फायदा होता है कि उसको चीज़ों के अन्य विकल्प मिल जाते हैं और अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग वैल्यू में यानी कीमत में मिल जाती हैं। और कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है कि उनको विभिन्न प्रकार के देशों में जो भी चीज़ें उनको उत्पादन के संगठन में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रकार के खनिज मौजूद हों, प्रत्येक प्रकार के जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, प्रत्येक उद्योग के लिए उपलब्ध हो। तो वो अन्य देशों के वातावरण का, अन्य देशों के संगठन का, अन्य देशों की लेबर का, अन्य देश के खनिज संसाधनों का वो उपयोग कर सकते हैं। इससे अच्छा क्वालिटी का अच्छा माल बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष बातें कल। धन्यवाद।